दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर मौजूद हैं फरजाना महदी जी। फरजाना महदी जी जो हैं वो एक शायर परिवार से हैं और इन सबसे बड़ी खास बात यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गांव से हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गांव का होने की वजह से जो वहाँ की हवाओं में, फिजा में जो मलिक मोहम्मद जायसी के जो असर होगा, जो उसके अणु परमाणु होंगे, वो इनके अंदर है और होगा भी। और उसके अलावा ये संस्कृत कर्मी हैं, वो तो मैंने बता दिया, ये कहानीकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कम उम्र में 13-14 साल की उम्र में ही इन्होंने एक कहानी लिखी थी, जो कि जाहिर सी बात है कि वो एक कहानी, मतलब कच्ची सी कहानी होगी, बहुत बंधी नहीं होगी, वो शिल्प और बहुत सारी चीज़ों की समस्या होगी। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से की है और उसके बाद से शाहजहांपुर में इन्होंने रंगकर्म किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि रंगकर्म की बारीकियों को और विचारों को इन्होंने सीखा है, जो आज हिंदुस्तान के बड़े नाटककार, बड़े संस्कृतिकर्मी राजेश कुमार से। तो फरजाना महदी जी, आपका स्वागत है। और मैं बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा। पहले ये तो बताइए कि जो नाम आपने रखा है अपना, फरजाना महदी, माने ये कई बार ऐसा लगता है कि किसी महिला का नाम है, तो ये जानबूझ के आपने ऐसा किया है या आपका नाम ही इस तरह से रखा गया था? आपके सवाल पर आने से पहले हम आपका और इस चैनल से जुड़े जितने भी मित्र हैं यहाँ पर मौजूद, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सबका इस्तकबाल कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे नाम से ही इसकी शुरुआत की बात की, और मेरे भी जहन में था कि शायद इस पर अगर आप नहीं भी करते तो मैं थोड़ा इधर की तरफ रुझान दिलाऊंगा। असल में मेरे नाम के साथ मसला यह था कि मेरे एक दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम नाम के बड़े धनी हो, यानी तुम्हारे कई नाम हैं। तो हुआ यूं कि वैसे मेरा नाम मेहदी हुसैन है, और चूंकि हाई स्कूल के दरमियान पहुंचते पहुंचते मैं थोड़ा कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी से गुजरने लगा था। तो उस वक्त इलाज के साथ साथ ये भी चीज़ चल रही थी कि मौलवी को दिखाना और ये वो। तो उसमें एक साहब ने कहा कि इनके नाम में जो है गड़बड़ी है, तो इनका नाम थोड़ा सा बदलना होगा, कुछ नंबर का हेर फेर है। तो मोहम्मद हुसैन वहां पर मेरा नाम हो गया, जो मार्कशीट पर है वो मोहम्मद हुसैन हुआ। अब मेहदी हुसैन सबकी जुबान पर और सब इसी नाम से जानते थे, और मैं अपने आप को कहलवाना इसी नाम से पसंद करता था, मेहदी हुसैन के नाम से। दिक्कत इसमें यह आने लगी कि मेहदी हुसैन के ऊपर मेहदी हसन साहब जो थे वो हर वक्त हावी हो रहते थे। तो मैं कहीं भी अपना नाम बताऊं तो वो मेहदी हुसैन से मेहंदी हसन हो जाता था, और इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई। यहाँ तक कि जो पत्रिकाओं में मेरी कुछ कहानियां जो शुरुआती दौर में 2011-12 में जो छपी, वो मेहंदी हसन के नाम से छप गई। तो इसको लेकर एक मामला रहा। तो फिर ये बात होने लगी कि भाई नाम कुछ बदल लिया जाए, थोड़ा अदबी नाम कुछ रख लिया जाए। तो एक तो मेरे जहन में जो पहला नाम आया था वो महदी मकबूल, चूंकि मकबूल मेरे वालिद का नाम है, तो हमने कहा थोड़ा काफिया भी मिलता जुलता रहेगा और महदी मकबूल हो जाएगा, सुनने में अच्छा लग रहा है। इसको लेकर हम चर्चा कर ही रहे थे कि फिर उसके दूसरे दिन हमारे पास फोन आता है लखनऊ से। लखनऊ में ही इस पर हम लोग बात कर रहे थे। अजय सिंह जी का, जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मेहदी तुम ये बताओ, तुम अपने नाम के साथ अपने पिता का क्यों नाम जोड़ रहे हो, माता के क्यों नहीं जोड़ते हो? सभी अपने वालिद का जोड़ते हैं, वो तो रहता है, तुम वालिदा का जोड़ो। तो हमने कहा देखते हैं सर, इस पर गौर करते हैं। फिर अच्छा, उसके बाद भी हमने कुछ लोगों से बात किया। तो अब चूंकि हमारी माँ का नाम फरजाना, तो पहले तो ये हो रहा था कि फरजाना को किस तरीके से मतलब कि मर्द बनाया जा सके, और फिर उसके बाद सोचने विचारने के बाद ये तय हुआ कि जो है माँ का नाम लगाते हैं, और फिर फरजाना महदी जो है ये आखिर में क्लियर हुआ नाम।
जी नहीं, ये बढ़िया किया आपने। एक्चुअली इससे दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि आमतौर पे लोग अपने पिता का नाम लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी। जी जी जी। और आपने माँ का नाम लगा करके आपने एक तो पहले माँ को सम्मान दिया। दूसरी बात ये है कि आपका नाम जो है वो एक टिपिकल नाम हो गया। मतलब टिपिकल नाम का ये है कि नाम ही आपका जो है वो लोगों को खींच सकता है अपनी तरफ कि भाई। हाँ हाँ और फिर इस पर कोई वो नहीं कर सकता है कि भाई किसी जैसे मेहदी हसन का नाम आपके ऊपर हावी हो गया या किसी और का नाम हावी हो गया, तो वो उस सारी चीजों से आप बच गए। तो जी चलिए, ये जी बढ़िया जी। है। और फरजाना महदी नाम आने वाले दिनों में फेमस होगा, ये मैं आपको विश कर सकता हूँ। शुभकामनाएं आपको शुक्रिया देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया तो सर। आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुई? जी हाँ, बचपन में तब 4th स्टैंडर्ड तक तो मैं जैस में ही रहा 2000 तक। और उसके बाद चूंकि हमारे वालिद मोहतरम जो है इनकी पोस्टिंग बतौर चीफ फायर ऑफिसर जो है इलाहाबाद में हो चुकी थी, तो मैं इलाहाबाद चला आया। और फिर वहां से जो मेरी स्कूलिंग पूरी रही है वो इलाहाबाद में ही रही है। घूम फिर कर अलग अलग कॉलेजेस में रही, यूनिटी में रहा है कुछ साल, एंग्लो बंगाली में भी रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से घूम फिर कर जो है मेरी जो स्कूलिंग हुई पूरी वो इलाहाबाद में ही हुई। जी आपने इलाहाबाद में थिएटर तो शायद इलाहाबाद में शुरू कर दिया था, समानांतर थिएटर के साथ जुड़ करके। जी हाँ हाँ 2008 से। 2008 से। और जी जी हाँ। 2008 से फिर उसके बाद से आप फिर शाहजहांपुर आ गए। तो चूंकि 2006 में मेरे वालिद रिटायर हो चुके थे, तो 2010 11 बल्कि 12 तक मैं इलाहाबाद में तो रहा। तो जी जी जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने थिएटर जो किया वो आपने पहले तो आपने समांतर थिएटर से ही आपने इलाहाबाद में करना शुरू किया। थिएटर की जी तरफ जी आपका जी। झुकाव कैसे हुआ? असल में मेरा जो अदबी माहौल घर में था ही, तो उसमें शुरुआत शायरी से हुई। फिर उसके बाद जो है शायरी से थोड़ा जब और आगे बढ़े अफसाने और नॉवेल से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद ड्रामाज जो रहे, खासतौर से उर्दू के क्लासिक ड्रामाज या पर्शियन जो ड्रामे थे, उनसे मैं उनकी तरफ मुतासिर हुआ और उनसे जो है मुलाकात हुई और पढ़ना शुरू हुआ। तो एक रुझान तो रहा ही है कि भाई ऐसा भी कुछ चीज होती थी, नाटक भी जैसा कुछ होता था। देखा नहीं था मैंने, लेकिन उसके बारे में सुनना और ये सारी चीजें पढ़ना रहा है। मतलब 2008 की पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 2008 में कुछ दोस्त मिले कि जिनको यूनिवर्सिटी में जो सीनियर थे हमारे जो पढ़ रहे थे, और उनका ये था कि थिएटर करते हैं वगैरह वगैरह, और या थिएटर होता है, तो उनके साथ गया। माहौल बनना शुरू हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। और जो थिएटर में हमारे पहले गुरु हुए उनका आलोक जी नाम था उनका, आलोक नायर। अच्छा अच्छा। आलोक नायर जी जो अनिल भौमिक जी के जो वो शागिर्द रह चुके थे, हाँ। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे क्लासेस देनी शुरू की। फिर उसके बाद वो मुझे समानांतर लेके गए। ये 2008 के नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम वहां पर हो रहा था अभिज्ञान शाकुंतलम। तो खैर वो मेरा पहले का पढ़ा ही हुआ नाटक था उसको, और उस पर काफी ज्यादा चर्चा उर्दू में बल्कि मैंने पढ़ा था, हिंदी में मैंने वहां जाकर मैंने बाद में उसको पढ़ा था। इससे पहले जो अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने पढ़ा था शकुंतला के नाम से, वो उर्दू में मैंने पढ़ा था वो नाटक। तो वहां पर समांतर से काफी दिनों तक जुड़े रहे। फिर उसके बाद से आप फिर आ गए, आप अपने जायस आ गए आप वहां से। समानांतर से जुड़ा रहा। मैंने बीएनए में की 2010 में वर्कशॉप की थिएटर की 2-3 महीने की, जिसमें संजय उपाध्याय जी के डायरेक्शन में नाटक हुआ था गगन तमामा बाजियो, और उसमें मैंने मुख्य भूमिका भगत सिंह की निभाई थी उस वक्त। और फिर उसके बाद लखनऊ के वो इलाहाबाद की और कुछ संस्थाओं में इस तरीके से काम करता रहा। और 11-12 में जो है मैं आ गया था जायस घर, और फिर 14 में मैं पहुंचता हूँ शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर में आपका फिर नाटकों से जुड़ा होता है। और जी हाँ तो वहां शुरुआत आपने नुक्कड़ नाटकों से की कि थिएटर नाटकों से?
नहीं, शाहजहांपुर में मैंने नुक्कड़ नाटक नहीं किया कोई भी वहां पर। उससे पहले जो इलाहाबाद में उधर किया था मैंने, लेकिन वहां पर मैंने कोई नहीं किया। वहां अभिव्यक्ति नाट्य मंच से ही जुड़ा रहा, और कुछ नाटक हमने वहां पर किए थे इस 3 साल में जो है। नाटक तो मैंने वहां बहुत ज्यादा नहीं किए शाहजहांपुर में, लेकिन हाँ ये था कि वहां एक अच्छी चीज ये रही है कि रोज रूटीन में हम लोगों के था थिएटर जो है वो एक प्रोसेस की तरीके से कि रोज 3 घंटा हमें कोई नाटक की रिहर्सल हो रही है या नहीं हो रही है, हमें कोई प्ले अभी करना है या नहीं करना है, ये अलग की बात है। लेकिन हमें एक्सरसाइजेज जो है हमारी ड्रामा की जो है एक्टिंग की, वो हमें लगातार करते करते रहना है। और वहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल उस वक्त रहा है लोग रंगकर्मियों का जो है। राजेश जी तब वहां पे थे मेरे ख्याल से शाहजहांपुर में। राजेश जी तो काफी पहले वहां से चले आए थे मेरे ख्याल से, 2006 में वहां से चले आए थे वो जो लखनऊ। अच्छा अच्छा। 96 से 6 तक शायद उनका रहा, इसी तरह वो जो बताते हैं पीरियड उनका। लेकिन हमारी मुलाकात राजेश जी से वहां पर नहीं, बल्कि 2009 में हमारी उनकी मुलाकात लखनऊ में हो चुकी थी, और वहां से हम लोग संपर्क में रहे हैं, तो बातचीत होती रही और ये सारी चीजें। तो फिर उसके बाद उनको हमने कुछ अपनी डरते डरते कुछ कहानियां सुनाई कि कहानियां भी लिखते हैं हम। तो अच्छा, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और चीजों को बताना शुरू किया किस तरीके क्या सही, या किनको पढ़ना चाहिए किनको नहीं पढ़ना चाहिए, अरे सॉरी मतलब क्या कैसा लिखना चाहिए वगैरह वगैरह। और इधर की तरफ फिर हमारा ज्यादा ताल्लुकात बनते गए राजेश जी से, और फिर वो एक गुरु और शिष्य का जो है एक रिश्ता जो बना 2009 में, वो माशाल्लाह से अभी तक कायम है। मैं देख रहा था कि आपके फादर भी शायर रहे हैं, तो जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है उनका आपके फादर का? मकबूल जैसी उनका तखल्लुस है, और मकबूल हुसैन नाम है उनका। जी जी जी। कहानियों पे बातचीत करने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, फिर हम कहानी पर चलेंगे, आपकी कहानी की यात्रा पर चलेंगे। जी 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 जी। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी के गांव से हैं आप, जी 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 जी। तो वहां पर जो लोग हैं वो जायसी साहब को किस रूप में देखते हैं? एक मसला ये है कि जैसी साहब को लेकर जो है, मलिक मोहम्मद को लेकर एक हर एक जैसवासी के नजर में, उनके दिल में एक इज्जत तो जरूर है, एक सूफी की नजर से और एक राइटर की नजर से। इन सब चीजों को अहमियत तो देते हैं। नाम को लेकर बहुत सारे घरों में आपको उनकी तस्वीरें मिलेंगी जैस में, और उनके नाम पर, मलिक मोहम्मद के नाम पर काफी रेस्टोरेंट लोगों ने खोले वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। लेकिन जो उनकी असल चीज है, रचना जो उन्होंने लिखी पद्मावत या इसको लेकर, तो किताबें भी आपको लोगों के घर में मिल जाएंगी, लेकिन उसको कितनों ने पढ़ा या कितनों ने साधा, अगर इस पर जाएंगे तो वहां पर तो जिस तरीके से मेरे ख्याल से आमतौर पर हर जगह का जो हाल है, वही हाल आपका जैस का भी मिलेगा। तो मतलब अगर आप जैसी की जो है कुछ दोहे आप उनको किसी को सुना दें और सोचे कि बिल्कुल अवधी जुबान, बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं कि जो आज भी जैस से प्रचलित हैं। तो जिस तरीके से मैं एक आपको जो है उनका सुनाऊं कि कहते हैं कि जायस नगर धर्म मस्तानू, जहां आए कवि कीन बखानू। तो इस आय को, इसमें आय लफ्ज को लेकर काफी लोग आलोचकों में बहस रही है कि यहाँ कवि कह रहा है कि जहां आया कवि और आकर, यानी कि मलिक मोहम्मद कहीं और के थे और आकर। लेकिन असल में जो जायस की जो अवधि जो या इसके आसपास में बोली जाती है, जहां आय है कि मायने में होता है कि का आय यानी क्या है, तो आय लफ्ज जो है यहाँ पर, हाँ वो क्या है कि माने में होता है, उसको अवधि में, जायज की अवधि में कहेंगे का आय। तो ये जो मतलब कि जायज के जो अल्फाज वहां पाए जाए, इसके बावजूद आप अगर सोचे कि इस पर हम किसी को सुना कर दो है, या मैं बिल्कुल आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने मास्टर किया हो या ग्रेजुएशन किया हो साहित्य से, आप उनको अगर सोचिए कि हम सुनाकर इनसे हम इसका मतलब या इसके बारे में बात कर सके, तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। जायसी साहब, एक्चुअली जायसी साहब की जो खासियत रही है, पद्मावत तो एक अलग चीज है, और
लेकिन उन्होंने जाति प्रथा पे बहुत कई बार उन्होंने मतलब अटैक किया है, जी मतलब जी जी जी। और इस लिहाज से वो अपने जमाने के एक रिवोल्यूशनरी कवि मान सकते हैं बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कबीर हुआ करते थे, उसी तरह से जैसी को भी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आपके कहानियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आपने कहानियां लिखना शुरू किया, मतलब कहानी जैसे आपने बताया कि आपने कुछ कहानियां लिखी, फिर आपने उनको डिस्कस किया, और आपने जिक्र भी किया हुआ है कि आपने आपके कोई मतलब कोई शायर थे, उन्होंने आपको कहानी के पात्रों का चुनाव, कहानी की भाषा, कहानी का जो शिल्प है उस पर उन्होंने आपको काफी कुछ बताया, सिखाया। जी जी जी। आपने जब राजेश जी से आपकी बात हुई तो राजेश जी ने से आप वैचारिक रूप से थोड़ा मतलब परिपक्व हुए, मतलब मार्जित हुए आप। तो कहानियां जो मैंने तो आपकी अभी कहानी जो हंस में निकली थी वो मैंने पढ़ी है, और वो एक बेहतरीन कहानी है और एक नए सब्जेक्ट को छूने वाली कहानी है। तो आपने क्या सोचा है, मतलब कि कहानियां जो आप लिख रहे हैं और आगे लिखेंगे, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब आप साहित्य में कहानी की जो एक परंपरा रही है प्रेमचंद से लेकर के और आज तक, मतलब वंचित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, ये इसमें असल में कि अगर किस सब्जेक्ट पे लिखना है या किस सब्जेक्ट पे नहीं लिखना है, इस तरीके के सवाल हमेशा से मेरे सामने मतलब आते रहे, लोग इससे पूछते रहे, लेकिन मुझे ये बड़े उलझन में डालने वाले सवाल लगे हैं हमेशा से। जहां तक मुझे लगता है कि बतौर कहानीकार या एक बतौर अदीब, कि अगर आप कोई रचना रच रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो मायने रखता है कि जो भी आप कहानी लिख रहे हैं उसमें कितनी कहानी है, वो ज्यादा मायने रखती है। विषय उसमें कौन सा उठकर आ रहा है, और वो नारियों के विषय, महिलाओं के विषय पर है, या दलित विषय पर है, या माइनॉरिटीज के विषय पर है, या गरीबी पर है, ये सारी विषय तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आएगा ही, कोई ना कोई विचार तो आएगा ही। तो लेकिन अगर हम एक जगह पर बंद के रह जाएंगे कि हमको सिर्फ इसी विषय पर ही लिखना है या हम इसी विचार के ही उस थ्रो चलेंगे, तो मुझे जहां तक लगता है कि बहुत सारी चीजों से कट जाना होगा इस तरीके से, और कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक पिंजड़ा तैयार कर लेना होगा, और वो बहुत दिक्कत होती है। जहां तक मुझे लगता है कि कम से कम मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है कहीं इस तरीके से चीजों को लाना। मैं साहित्य लिखते वक्त मुझे जो लगता है कि उस वक्त साहित्य ही मायने रखता है कि वो कितना है, बाकी कौन सी विचारधारा आ रही है, कौन से विचार, वो नमक के तरीके से ठीक है, उसकी जरूरत होती है, लेकिन मूल जो चीज है वो कहानी में कितनी कहानी है या साहित्य में कितना साहित्यपन है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कभी भी। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी बताई वैसे, लेकिन ये है कि हर रचनाकार के पास एक दृष्टि होती है जिसके जरिए वो चीजों को देखता है, जिस नजरिए से चीजों को देखता है। जो चीजें कई बार सतह पर दिखाई पड़ती हैं, रचनाकार उनको डिफरेंट एंगल से देखता है और उस तथ्य के गहराई में जाने की कोशिश करता है। तो हाँ, बिल्कुल ये रहा है मेरे सामने कि वहां पर विचार से ही दृष्टि बनती है, और विचार मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि विचार ऊपर से आरोपित सा न लगे, थोपा हुआ न लगे वो, लेकिन लिखी तो जाएगी विचारधारा के तहत ही ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ नहीं, ये सवाल मेरे सामने भी शुरू में रहा है, जिस तरह आपने जो बात किया, मेरे असल में पहले जो उस्ताद रहे हैं वो अनवार अब्बास साहब, इलाहाबाद के उर्दू के मशहूर शायर हैं वो। तो उनसे जब मैंने ये सवाल किया था कि कहानी में कैसे ढूंढूं, विषय कैसे ढूंढूं इसका, तो उन्होंने मुझे उसका जवाब दिया था कि कहानी तुमको रोड पे चलते मिलेगी। तो
मैंने कहा कि कैसे रोड पे चलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा कि बस तुम इसकी बहुत ज़्यादा तलाश में मत रहना कि तुम्हें किस सब्जेक्ट पे ही कहानियाँ लिखनी है या किस तरीके की ही कहानियाँ लिखनी है। बस जहाँ पर तुमको लग जाए कि जो भी विषय तुमको दिल पर तुम्हारी चोट पहुँचा दे और एक टीस आ जाए, और जहाँ पर तुम्हारे अंदर से कहानी वो चीज़ जो है कई दिनों तक तुमको परेशान करती रहे, बस समझ लेना कि यही वो विषय है कि जिस पर तुम लिख सकते हो। और साथ ही एक चीज़ ये भी कि 2 चीज़ें होती हैं कि आप क्या लिखना चाहते हो और आप क्या लिख सकते हो। तो उन्होंने मुझे हमेशा इस तरफ ज़्यादा सोचने के लिए जो है मेरा ध्यान इसी तरह ज़्यादा जो है दिलवाया कि आप इस पर मत फ़ोकस करो कि आप क्या लिखना चाहते हो, बल्कि उससे ज़्यादा कि आप क्या लिख सकते हो अच्छा, उधर की तरफ ज़्यादा जाइए। तो इसीलिए शायद मेरा जो लिखने का ज़्यादा मन था बचपन से ही, वो नज़्में लिखने का ज़्यादा मन था। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं उस तरफ नहीं जा सकता, और उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि भई वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा क्षेत्र कहानी है, तुम उस तरफ आओ। तो फिर उसके बाद जो है मैं कहानी में ही रहा, और कहानी में भी कौन-सा विषय चुनना है हमें वो डिसाइड नहीं, वो वक़्त खुद बता देता है। मिसाल के तौर पे आजकल जो ज़हन में जो कहानियाँ आ रही जिस तरीके की, अभी जैसे मैं अगर 2 साल पहले की बात करूँ तो 2 साल पहले मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि अभी जो कुछ कहानियाँ मुझे इस विषय पर लिखनी है। लेकिन जैसे हालात बनते गए, सामाजिक और राजनैतिक हालात जो तैयार होते गए हिंदुस्तान में, वो चीज़ उसके बारे में शायद अब मैं सोच भी नहीं सकता, जो उस टाइम मैं सोचा करता था कि हाँ, इस पर लिखनी 2-3 साल पहले। अब इजाज़त नहीं देता है मेरा समय मुझे उसके अलावा लिखने के लिए। हाँ, समय ही लिखवाता है, समय दिल पे कुछ चोट करती है चीज़ें कि जहाँ से कहानी निकल कर आती है और फिर वो सतह पर आती है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही, क्योंकि कहानी का विषय सोचकर तो कहानी लिखना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहानी आपने कोई डिसाइड कर ली कि ये लिखना है, उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जी। वो एक अकेली कहानी की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर आप पहले मशक्कत करते हैं, फिर आप कहानी के रूप में उसे उतारते हैं। लेकिन अगर ये कोई सोच ले कि मुझे 10 कहानियां 6 महीने में लिखनी है या 12 महीने में 10 कहानियां लिखनी है और मुझे इस विषय पे लिखना है, वो तो कभी जिंदगी में कभी सफल नहीं होता। मैं भी कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं भी कहानीकार हूँ। मैं अगर अपनी पुरानी डायरी के देखूं तो बड़ा अफसोस होता है कि यार मैंने ये भी सोचा था लिखने के लिए, ये भी सोचा था, लेकिन वो लिख नहीं पाए। अचानक से कोई घटना हो गई, उस पर पहले कहानी चल गई, है ना? जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक बात मैं आपसे जो करना चाहता हूं कि आप युवा कहानीकार हैं। जी। तो आज मतलब एक युवा के नाते आप हिंदी कहानी को लिखते तो आप हिंदी में ही हैं बेसिकली। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। किस रूप में देखते हैं? एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एक जमाना हुआ करता था, अब आज के बारे में तो मुझे नहीं पता, उर्दू में बहुत बेहतरीन कहानियां लिखी जाती थी। जी, जी, जी। और एक बार तो शायद मैंने कहीं कहा भी था कि उस दौर में उर्दू की कहानियां हिंदी की कहानियों से बहुत आगे थी। तो आज उर्दू कहानियों की क्या स्थिति है? ये दोनों 2 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। असल में यह ऐसा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है कि जो मेरे उम्र से बहुत बड़ा सवाल है, और अभी शायद मैं इस सवाल के जवाब देने के लायक नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपके एहतराम में जो मुझे लगता है मैं वो बता सकता हूँ। और मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो बड़े ही इस पर बताएंगे, लेकिन जो मुझको लगता है कि मौजूदा दौर में उर्दू और हिंदी कहानियों में या दोनों की लिटरेचर में जो एक फ़र्क सामने नज़र आता है, और ये फ़र्क कहानी में भी, और कहानी से कहीं ज़्यादा ये फ़र्क कविताओं और नज़्मों में जो मुझको नज़र आता है कि उर्दू की एक बहुत अहम ख़ासियत है वो ये कि वो अपने शिल्प, लफ्ज़ों के चुनाव और जो क्राफ्ट है इस पर बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वहाँ पर। इसमें थोड़ा-सा जो है यहाँ पर हिंदी के जो कहानियाँ आ रही हैं या कविताएँ जो आ रही हैं, वो कविताएँ काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और कहानियाँ भी कुछ मुझको जो लगता है कुछ पीछे हैं। लेकिन हिंदी की एक सबसे बड़ी जो ख़ासियत है कि हिंदी में जो कहानियाँ आ रही हैं और कविताएँ भी,
वो वक्त से होड़ लेना जानती हैं। काल से होड़ लेने की बात जो शमशेर जी करते हैं, वो उर्दू से कहीं बेहतर हिंदी कर रही है इस वक्त। और राजनीतिक सवाल जितने मुखर तरीके से हिंदी में आ जा रहे हैं सामने, उर्दू काफी मामले में इसमें पीछे रह रही है। और इसकी वजह खैर काफी हैं और कई तरीके की हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये जो मुझको नजर आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है लोग इत्तेफाक, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है सामने से। नहीं, ये तो खैर मैंने भी महसूस किया है कि उर्दू कहानी में क्राफ्ट बड़ा जबरदस्त होता है। क्राफ्ट जी 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 क्राफ्ट शिल्प बड़ा जबरदस्त होता है। और मैं बड़ा मुतमईन हुआ करता था, बहुत मैं खुश हुआ करता था, और मैं काफी कुछ सीखा भी उससे है कि कम छोटी कहानियों में भी पूरी कहानी आ जाती थी। और उसी के साथ पैरेलल जब रख के मैं देखता था, तो मैं देखता था कि हमारे जो हिंदी के लेखक हैं, और खुद मैंने भी, बात छोटी सी है लेकिन कहने में कम से कम 4-5 पन्ने तो हम निकाल ही देते हैं। तो उर्दू में ऐसा नहीं, बहुत मतलब गझिन उनका शिल्प होता है, और वो बात को बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर देते हैं। जी 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 जी। अब एक जमाने में तो उर्दू में पहले जो किताबें होती थी, जब मैं कई बार लोगों से बात भी करता था, तो वो कहते थे कि उर्दू में जो किताबें छापने के लिए वो पहले उनको हाथ से लिखना पड़ता था, फिर उसके बाद से वो, अब तो टाइपराइटर वगैरह आ गया होगा उर्दू में भी शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर अब इसकी खैर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी अब उर्दू में भी जो है। खैर अब मैं बहुत ज्यादा वैसे क्या नाम है कि जितना ज्यादा मैं हिंदी से जुड़ा हूँ उतना तो उर्दू से नहीं जुड़ा हूँ इस वक्त में। लेकिन जहां तक मैंने यही चीज कि उनका क्राफ्ट, ये सारी चीजें हैं वहां पर बहुत अच्छे से हैं, लफ्जों का चुनाव बहुत खूबसूरत है। हिंदी इसमें जो है काफी पीछे चली जाती है। लेकिन जहां तक वैचारिक स्तर की जब बात आती है, तो जो राजनीतिक सवाल और सामाजिक सवाल की जो बात आते हैं, तो इसमें जो है हिंदी आगे पहुंच जाती है, काफी आगे पहुंच जाती है उर्दू से। ये एक मोटा मोटा जो मुझको नजर आता है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। मोस्टली गजलों में भी यही देखा जाता है। गजलें जो हैं वो मतलब उनमें बहुत ज्यादा, उर्दू खास करके बहुत ज्यादा उस तरह का विकास हुआ नहीं है। लेकिन हिंदी गजलें सीधे सीधे सत्ता का, समाज विरोधी ताकतों का सीधे सीधे मुकाबला करती है। हाँ, अभी भी उर्दू में एक ये बहस छिड़ी हुई है इस वक्त भी जो है कि ये क्या मजदूर और गरीब और माँ बहन जैसे जो कैरेक्टर हैं, ये गजल के कैरेक्टर बन सकते हैं या नहीं, या ये खाली नज्म के ही कैरेक्टर हैं। तो इसको लेकर अभी भी एक बहस छिड़ी हुई है। और लेकिन इसमें हिंदी इस चीज पे क्लियर हो चुकी है कि वो इन सब को जो, इन सारे विषयों को जो है गजल में ले आती है और बखूबी लाती है। एक सवाल, अब मैं मुख्य सवाल पर आपसे बात करना चाहता हूं जी, कि जैसे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, दो चीजें ये हमारे हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित शब्द है। जी जी जी, हाँ जी, और हर राजनेता और पॉलिटिकल पार्टियां इसको अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करती हैं। मैंने देखा है कि जो बृहत्तर हिंदू समाज है उसमें जातियां हैं, जातियों के अंदर छोटी छोटी जातियां हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप देखें तो कि मान लीजिए दलित समाज को ही देखें, तो दलित समाज में भी कोई अति दलित होता है, कोई उससे से अति दलित होता है। उनमें मेलजोल नहीं होता, उनमें साथ बैठ के खाना नहीं खाते। और तो क्या मुस्लिम समाज में भी कुछ इस तरह का तफरका है? बिल्कुल है। और बिल्कुल उस तरीके से तो नहीं है, मतलब सेम उस तरीके से जिस तरह हिंदू समाज में है, लेकिन मुस्लिम समाज में भी मौजूद है। उससे थोड़ा सा कुछ चीजों में कम है, लचीलापन है थोड़ा सा, लेकिन चीजें बिल्कुल वो सारी चीजें मौजूद है यहाँ पर। यहाँ तक कि अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दे भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मुस्लिम समाज में भी है यहाँ पर मौजूद।
अब ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट की तरफ आपने इस वक्त रुझान किया। पहली चीज यही कह दी जाती है कि इस्लाम में इसके लिए जात पात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बात सही भी है, लेकिन दो चीजें हैं कि इस्लाम और हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज, ये दोनों जाहिर सी बात है आपस में मिले हुए भी हैं और इन दोनों की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जहां इस्लाम में चूंकि वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक विचारधारा है, वहां पर तो वो चीज उसको क्लियर कर दिया गया कि वहां पर उस चीज के लिए कोई जगह नहीं दी गई। अच्छा, अरब से चूंकि शुरू हुई तो वहां पर इसकी दिक्कत थी भी नहीं। भारतीय मुस्लिम समाज ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक तहजीब, एक सभ्यता है। और सभ्यता जो होती है वो इलाकों से निकलती है, किसी धर्म या किसी विचारधारा से नहीं पनपती है सभ्यता, बल्कि इलाके और इलाके की जो अपनी सोच होती है वहां से निकलती है। तो हिंदुस्तान की ये जाति प्रथा चूंकि हिंदुस्तान के सोच में रही है पहले से ही मौजूद, मुसलमानों के आने से पहले, तो जब वो यहाँ आए और कन्वर्जन का जो थोड़ा बहुत जो भी मामला शुरू हुआ या जो वो लोग भी आए और यहाँ के माहौल में रचे बसे, तो जाहिर सी बात है कि भले धर्म अलग रहा हो लेकिन तहजीब तो एक ही होगी जब एक इलाके में है। तो उस तहजीब का एक असर पड़ा और यहाँ पूरी तरीके से आया। दूसरी चीज, जो यहाँ पर रूलर मुस्लिम्स रहे हैं उन्होंने भी इसके फायदे देखे कि अगर ज्यादातर जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं वो ये सब यहीं के जो कन्वर्टेड ही हैं, तो उनको जिस तरीके से यहाँ का हिंदू इस्तेमाल कर रहा है उसी तरीके से यहाँ पर भी इस्तेमाल करना शुरू हुआ। कुछ चीजें चूंकि बेसिकली जो इस्लाम में चूंकि पहले ही कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था शुरुआत में मोहम्मद साहब के समय से ही, मुसलमान के आपस में भाईचारे को लेकर या छुआछूत ना होने को लेकर, तो उसका असर तो दिखा। हाँ, वो हिंदुओं के मुकाबले कम रहा, लेकिन उन्हीं जातों तक कि जहां जिन जातों में करीब करीब हिंदुओं में भी छूने की या साथ बैठाने की, बगल में बैठाने की इजाजत रही है या नीचे बैठाने की। अब जैसे लाल बेगी हुए मुसलमानों में यानी हिंदुओं में वाल्मीकि, तो यहाँ भी लाल बेगी जौनपुर में कुछ जगह पे छोड़ दीजिए, वो एक अपवाद जो हो इलाका वो छोड़ दीजिए, वरना आप थोड़ा यूपी से बाहर जाइएगा, बिहार के इलाके या इधर के, वहां बिल्कुल अनटचेबिलिटी वाला मामला है इनके साथ, बिल्कुल दूर बैठाए जाते हैं और अभी तक ये होता है अभी भी कि वो, तो इस तरीके से चीजें हैं कि यहाँ पर भी मौजूद है पूरी तरीके से। और बड़ी अफसोस की ये चीज है कि जिसका कम से कम हिंदू में ये बात कही जाती है वो यहाँ पर कि भाई हमारे शास्त्र में है तो धर्म के बंधन में, यहाँ तो आप अपने धर्म से मुक्त हैं, उसके बावजूद भी आप इसको जो है पूरी तरीके से अपनाए हुए हैं, तो एक अफसोस की बात है। खैर, ये क्या मुस्लिम समाज ने, जो यहाँ के मुस्लिम समाज है, यहाँ का मतलब समाज है जिसको जी हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज, हाँ, तो क्या उन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लगभग एडॉप्ट कर लिया है? बहुत पहले कर चुकी हैं एडॉप्ट इसको, और अब जाकर जो है जिस तरीके से हिंदू समाज में इनके खिलाफ एक अब बातें शुरू हुई हैं और मुहिम स्टार्ट हुई है, तो करीब 100-150 साल के से जो है, तो करीब 100 साल के या उससे थोड़े कम वक्फे से जो है मुस्लिम समाज, जो पसमानदा मुस्लिम समाज है उसमें भी जो है जागरूकता की बातें होने लगी हैं और तमाम तरीके की जो है और मुखालफतें शुरू होने लगी हैं इसके खिलाफ। एडॉप्ट करने की जो बात कर रहे हैं कि अब कर लिया, ये बहुत पहले हो चुका था एडॉप्ट, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले ही से जो है जब मुसलमान यहाँ आया, और इसलिए कि आप खुद देखिए कबीर के यहाँ और इन लोगों के यहाँ मिलते हैं इस तरीके की चीजें जो हैं इनके दोहों में और मुसलमानों के समाज में लेकर, और कि ये कोई नई चीज नहीं है जातिवाद मुस्लिम समाज में, ये काफी पहले से है। एक तो अशिक्षा भी, मतलब एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है जी, एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है, शिक्षा की हाँ जी, बिल्कुल,
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल और बल्कि मुस्लिम जो पसमानदा समाज है यानी मुस्लिम दलित समाज आज इसकी बल्कि ख़ैर सच्चर कमेटी ने तो ये बात कही थी कि क्या नाम है कि दलितों से ज़्यादा बुरी हालत इस वक़्त मुसलमानों की है। लेकिन जो मुसलमान में दलित है उनकी और भी बुरी हालत है। उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त आरक्षण की बात जो है बाबा साहब लेकर आए थे और उसके बाद जो है पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र जी उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चाल चली उसको उसके तोड़ में और वो ये कि उन्होंने इस चीज़ का सहारा लिया कि वर्ण व्यवस्था चूँकि सिर्फ़ हिंदू धर्म में है, इसलिए जाति के बल पर जो आरक्षण दिया जाएगा वो जो हिंदू धर्म में दलित हैं सिर्फ़ उनको और धर्म को के लेकर नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर कुछ में खलबली मचनी शुरू हुई थी। मौलाना आज़ाद के पास बाबा साहब 2 बार गए कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी मुस्लिम समाज के साथ, आप लोग आवाज़ उठाइए इस पर और इस पर बोलिए। लेकिन उस वक़्त दोनों बार मौलाना ने यही बात कही कि नहीं अभी इस वक़्त जो है हमारा सारा फ़ोकस जो है वो हिंदू-मुस्लिम एकता पर है, वो ज़्यादा मायने रखता है। ये सारी चीज़ें अंदरूनी हैं, ठीक हो जाएँगी बाद में और मुसलमानों में जो है इस्लाम में इसकी जाति व्यवस्था नहीं है, वग़ैरह-वग़ैरह करके दोनों बात टाल दी। अच्छा खुद अम्बेडकर जी भी जो उस वक़्त काफ़ी बीमार चल रहे थे और वो एक हिसाब का उनका आखिरी दौर था वो, तो उतना ज़्यादा एक्टिव वो नहीं रह पाए इस चीज़ को लेकर। लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये मौलाना आज़ाद का बड़ा फेलियर था। अगर उस वक़्त उन्होंने सही कदम उठाया होता, तो आज शायद कुछ हालात और होते और आरक्षण का लाभ जो है, जो पसमानदा मुसलमान है, उसको भी मिलता होता। जैसे जहां पर वर्ण व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था होती है, जहां पर वहां पर इंटरकास्ट मैरिज तो पर तो बवाल हो जाता है आमतौर पर कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके यहाँ भी ऐसा होता है माइनॉरिटीज में भी? बिल्कुल ये इंटरकास्ट मैरिज को लेकर उतना ज़्यादा बुरा माहौल नहीं है, जितना हिंदुओं में मौजूद है, उतना ज़्यादा बुरा नहीं है मौजूद। वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करके चीज़ें थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल जिस तरीके से जैसा हिंदू समाज में वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब वहाँ पर एक्सेप्टेंस हो सकता है। हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत वो ढील-ढाल करके हो जाता है। और एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त करेंगे। क्या डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा आपके यहाँ भी है काफी? बिल्कुल, बहुत कायदे से है और बल्कि तो अब जो थोड़े एलीट क्लास में है और जो इसके खिलाफ रहते हैं वहाँ ये हो गया कि भाई ये दहेज-वहेज क्या लेना है, पहले से ही पैसा तय हो जाए, जो कुछ भी लेना है दामाद को या अपनी बेटी को वो पहले से ही तय हो जाएगा और ये दहेज-वहेज क्या सामान-वामान लेवे जाने वाली बात नहीं रहेगी। तो एक ये भी, लेकिन हाँ, दहेज प्रथा अभी भी कायदे से है। लेन-देन होता है बाकायदा। कोई इलाके होते हैं जिस तरीके से अब जैसे हमारे ये अवध का जो इलाका है, तो यहाँ पर बोली तो नहीं लगती है। बहुत हुआ पल्लू पकड़ लिया, अभी भी गाँव में रवाज है कि सास का पल्लू नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि मुँह मांगी जो दूल्हा जो चाह रहा है वो दे नहीं देती हैं, या थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल या ये सारी चीजें चल जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम का इलाका है या बिहार का जो इलाका है, यहाँ बाकायदा बोली चलती है कि भैया उस शादी से पहले इतना रखना होगा हाथ में। जिस तरह हिंदू समाज में है वो पैसा वाला मामला शुरू में कि 5 लाख 10 लाख वो वाला, वो बाकायदा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई बहू आई और वो दहेज लेकर नहीं आई या पैसे उसके घर वालों ने नहीं दिए, तो उसको ताने भी सुनने को मिलते होंगे। हाँ, अगर उस किस्मत से उसको कोई अच्छा घराना मिल गया जहां इन सब चीजों से ऊपर है तो वहां तो ठीक है, लेकिन उमूमन बिल्कुल वो जिस तरीके से आप इसमें आप हेर-फेर नहीं कर सकते कि ये चीज हिंदू समाज की दिक्कत है या मुस्लिम, ये इलाके की दिक्कत है, ये धर्म की दिक्कत नहीं है, ये इलाके में की ये तहजीब है। तो यहाँ पर जो भी दिक्कत होगी वो सबकी होगी। सभ्यताएं जो होती है धर्म देखकर नहीं बनती, इलाके से बनती है सर। तो इलाके की जो दिक्कत है वो हर धर्म में और हर जाति में पाई जाएगी। आप जातिवाद को ही देख लीजिए, आज क्या जातिवाद जो है खाली स्वर्ण के लिए ही एक मुद्दा है या वहीं ही पाई जाती है? जो दलित है क्या वहां जातिवाद नहीं आ चुका है? आज जाटो जो है वाल्मीकि क्या नहीं बैठना पसंद करता है, वो अपने बराबर नहीं बैठाएगा वो ये सारी चीजें चूंकि ये इलाके की समस्या है।
ये किसी एक खास जाति की, या खुद बाबा साहब ने जो ये बात कही थी कि मैं ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। तो वो इसीलिए ये बात रहा है कि ये किसी जाति की समस्या या किसी धर्म की समस्या नहीं है, ये एक इलाके की अपनी तहजीब की समस्या है, उसकी तहजीब की दिक्कत है। इसकी सुधार जब तक इलाकाई स्तर पर जो है वो तहजीबी स्तर पर नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है इसका कुछ हल। नहीं, ये सवाल हमने ये सवाल हमने इसलिए भी पूछा कि लोगों को अक्सर ये सब बात समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान जो है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, वो रहन सहन और सोचने का तरीका और ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर तो पूरे हिंदुस्तान को एक बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो लोगों का ये कि अक्सर मैं इस सवाल से जूझता हूँ कि आप लोगों में क्या ये चीज होती है। हमने कहा भाई आप लोगों जैसा क्या होता है भाई, हम आप कहीं अलग के नहीं है। ये धर्म अलग होने की वजह से या कास्ट अलग होने की वजह से हम आप अलग नहीं हो जाते हैं, अलग होते हैं तहजीब के स्तर पर। जब हमारी सभ्यताएं बदल जाती हैं, हाँ वहां तब हम फर्क कर सकते हैं, खान पान का फर्क होगा, पहनावे का फर्क होगा, जुबान का फर्क होगा, सोचने का फर्क होगा। लेकिन जहां ये सारी चीजें एक है, हमारा खान पान एक सा है करीब करीब, पहनावा हमारा एक सा है और सोचने जुबान एक सी है, तो जुबान एक है तो सोचने का स्तर तो एक होगा ही, एक सा ही होगा। इसमें दुख दर्द भी एक सा है। बिल्कुल, दुख दर्द हमारा एक सा है, एक जैसी है। कोरोना जो फैला हुआ है ये छांट छांट के थोड़ी पकड़ेगा लोगों को। तो पकड़ लेगा जो वो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो। जाहिर सी बात है। फरजाना भाई, बहुत अच्छी बात हुई आपसे। वो बीच में नेट की समस्या की वजह से थोड़ा वो हो गया। जी। लेकिन फिर भी काफी अच्छी बातें हुई और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को और जो दर्शक इस समय देख रहे होंगे उन सबको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारा मकसद भी यही था कि लोगों को लगे कि हिंदुस्तान एक है, उसे आप जाति धर्म और बिल्कुल और छोटे बड़े के उसमें मत डालिए। जी है ना। तो जी इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर।